क्या एक मरा हुआ आदमी पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर सकता है? आप कहेंगे यह संभव है। साइंस भूत को नहीं मानता, लेकिन जेफरी एप्स्टीन का भूत अलग है। मरने से पहले उसे गिनती के लोग जानते थे, मरने के बाद उसको पूरी दुनिया जान गई। उससे जुड़ी फाइलें भानुमति का पिटारा है, जिसमें हाथ डालने से हर कोई बचना चाहता है। जैसे ही एक फाइल खुलती है, कई सफेद पोस्ट दागदार दिखने लगते हैं, वैसे सफेद पोस्ट जो हमारी आपकी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इन फाइलों ने सबसे ज्यादा अमेरिका में तहलका मचाया है, मगर बाकी दुनिया भी अछूती नहीं है। इसके तार भारत तक भी पहुंच रहे हैं। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में कौन से राज हैं? अब तक किन लोगों के नाम बाहर आए हैं? एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने का मतलब क्या है? क्या एप्स्टीन फाइल्स में भारत के लोग भी शामिल हैं? और हमको आपको इसके बारे में क्यों जानना चाहिए, इस वीडियो में सब बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। न्यूज पिंच पर आज एप्स्टीन फाइल्स की पूरी कहानी। सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन को जान लेते हैं। एप्स्टीन की पैदाइश जनवरी 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुई थी। उसके पिता सीमोर सिटी पार्क्स डिपार्टमेंट के लिए कचरा उठाते थे और मां प्राइवेट स्कूल में काम करती थी। एप्स्टीन की पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल कॉलेजों में हुई। उसको क्लास में तेज तर्रार माना जाता था, इसलिए उसके क्लासमेट उससे पढ़ने आते थे। इससे एप्स्टीन का जेब खर्च निकल जाता था। 21 की उम्र में वो मैनहट्टन के डाल्टन स्कूल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाने लगा। इस स्कूल में शहर के सबसे अमीर और नामी लोगों के बच्चे पढ़ते थे। एप्स्टीन बच्चों के बीच काफी पॉपुलर था। उसकी ख्याति उनके घरों तक पहुंच गई। पेरेंट्स उसको प्राइवेट पार्टियों में बुलाने लगे। ऐसी एक पार्टी में एप्स्टीन को वॉल स्ट्रीट जाने का ऑफर मिला। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क सिटी में है। यह अमेरिका की फाइनेंस इंडस्ट्री का सेंटर है। एप्स्टीन को बियर स्टर्न्स नाम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम मिल गया। वो अपनी जॉब में तो बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन झूठ बोलने और सब्ज बाग दिखाने में उस्ताद था। वॉल स्ट्रीट में उसकी मुलाकात अक्सर अमीर और ताकतवर लोगों से होती थी। उसका करिश्मा ऐसा था कि जो भी उससे मिलता उसको पसंद करने लगता था। वे लोग एप्स्टीन से अपनी निजी जिंदगी के राज भी साझा करते थे। धीरे धीरे एप्स्टीन को उनकी कमजोरी समझ आने लगी। उसने उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू किया। एप्स्टीन ने शुरुआत में छोटे मोटे फ्रॉड किए। जब शिकायत ऊपर तक पहुंची तो बड़े अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसका एक कारण यह भी था कि उनमें से कई लोग अय्याशी के लिए एप्स्टीन पर निर्भर थे। वो उनके काफी राज जानता था। इसने एप्स्टीन को और बड़ा फ्रॉड करने की हिम्मत दी। उसको समझ आया कि अगर अमीर बनना है तो इसी रास्ते पर चलना होगा। बियर स्टर्न्स में एप्स्टीन ने 1981 तक नौकरी की। फिर गबन के एक मामले में उस पर जुर्माना लगा और उसको 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तब एप्स्टीन ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन तब तक इतने कनेक्शन बन चुके थे कि उसको कोई अफसोस नहीं था। 1982 में एप्स्टीन ने अपनी कंपनी बनाई। वो अमीरतम लोगों के पैसे मैनेज करने लगा। उसके बारे में मशहूर था कि वो $1 बिलियन से कम वाले क्लाइंट से बात तक नहीं करता। फिर तेजी से एप्स्टीन के पास पैसा आ रहा था। उसकी प्रेमिकाओं की संख्या भी बढ़ रही थी। एक समय में उसके कई प्रेम प्रसंग चलते थे। उसकी नजर हमेशा अमीर और सोशल स्टेटस वाली महिलाओं पर होती थी। उनके जरिए उसको बड़े क्लाइंट्स मिलते थे। उनको बोतल में उतारना उसको बखूबी आता था। एप्स्टीन की सबसे चर्चित गर्लफ्रेंड गिलेन मैक्सवेल थी। उसके पिता रॉबर्ट मैक्सवेल ब्रिटेन में सांसद रह चुके थे और कई अखबारों और पब्लिशिंग बिजनेस को चलाते थे। जब रॉबर्ट को पता चला कि उनकी बेटी किसी जेफरी एप्स्टीन को डेट कर रही है और उन्होंने उसके बारे में पता लगाने के लिए कुछ लोगों को फोन मिला, जहां कहीं उनका फोन गया उसने एप्स्टीन की तारीफ ही की। इसके कुछ महीने बाद शिप से गिरकर रॉबर्ट की मौत हो गई। बाद में पता चला कि उसने अपनी कंपनी के पेंशन फंड में फ्रॉड किया था। इस घटना ने मैक्सवेल फैमिली की इमेज बहुत तहस नहस कर दी। उन्हें ब्रिटेन में लुटेरे और धोखेबाज की तरह देखा जाने लगा। उनका बिजनेस एम्पायर ढहने की कगार पर पहुंच गया। ऐसे वक्त पर एप्स्टीन ने गिलेन को सहारा और काम दिया। गिलेन उसी के साथ रहने लगी। गिलेन को अपने पिता से राजनीति, मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया के कॉन्टेक्ट्स मिले थे। उसने एप्स्टीन को और भी प्रभावशाली लोगों से मिलवाया। अब तक की कहानी में आपको एक रेगुलर पैटर्न दिखा होगा। एप्स्टीन कनेक्शन बनाने में यकीन रखता था। वो हर कनेक्शन का इस्तेमाल अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए करता था। एप्स्टीन गजब का सेल्समैन भी था। वो अमीर लोगों की रग रग से वाकिफ था। उनके सामने वो पहले अपने आप को बेचता। एप्स्टीन खुद को मशहूर लोगों का फाइनेंस मैनेजर बताता। इससे लोग उस पर भरोसा करने लगते थे। फिर वो उनमें डर बिठाता था। जिनके पास जितना पैसा था वो उतने ज्यादा इनसिक्योर रहते थे। एप्स्टीन ये साबित करता कि उनके करीबी लोग उन्हें लूट रहे हैं। अगर कोई इस लूट से बचा सकता है तो वो मैं ही हूं। इस मॉडस ऑपरेंडी से उसने कई अरबपति लोगों को अपने जाल में फंसाया। इनमें फैशन और ब्यूटी ब्रांड विक्टोरियन सीक्रेट के सीईओ लेस्ली वैक्सनर और अरबपति इन्वेस्टर लियोन ब्लैक जैसे लोग भी थे। वे एप्स्टीन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। बदले में एप्स्टीन को लाखों डॉलर की फीस और कमीशन मिलता था, लेकिन वो इतने से संतुष्ट नहीं था। उसने बैकडोर से घपला करना जारी रखा। जब तक गबन का पता चलता तब तक उसका बैंक बैलेंस बढ़ चुका होता था। इस तरह उसने बेहिसाब संपत्ति जमा की। उसके पास न्यूयॉर्क और पेरिस में कई बंगले थे। यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एक प्राइवेट द्वीप था। उसके पास दो प्राइवेट जहाज थे और लग्जरी कारों की पूरी फ्लीट थी।
1990 के दशक में एप्स्टीन की पहुंच व्हाइट हाउस तक हो चुकी थी। तब तक बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे। उसने व्हाइट हाउस के मरम्मत के लिए भी कुछ रकम दी थी। इसकी बदौलत क्लिंटन से उसकी जान पहचान हुई। आगे चलकर ये गहरी दोस्ती में बदल गई। अमेरिका का सबसे ताकतवर आदमी जेफरी एप्स्टीन का दोस्त था। यह उसका रुतबा बताने के लिए काफी है। अब उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता था। एप्स्टीन सब जगह था, अमीर बिजनेसमैन हो, सेलिब्रिटी हो या शक्तिशाली नेता, हर जगह एप्स्टीन कॉमन होता था। उसने अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में डोनेशन दे रहा था। उसका नाम काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन CFR के बोर्ड में था। वो न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस का मेंबर था और वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन से भी जुड़ा था। उसके दोस्त हु एंड हु थे, फिर भी बाहरी दुनिया के लिए वो अब भी गुमनाम बना हुआ था। इस गुमनामी से पहली बार पर्दा 2002 में उठा, जब न्यूयॉर्क मैगजीन ने एप्स्टीन पर एक डिटेल्ड प्रोफाइल पब्लिश की। इसका टाइटल था जेफरी एप्स्टीन, इंटरनेशनल मनी मैन ऑफ मिस्ट्री। आर्टिकल का पहला पैराग्राफ कुछ ऐसा था: उसके पास अंधाधुंध पैसा है, कई प्लेन्स हैं और महिलाओं को आकर्षित करने वाली नजर। उसका दिमाग नोबेल विजेता वैज्ञानिकों और दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को चुनौती देता है। जब से एक खबर आई है कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी और क्रिस टकर ने उसके बोइंग विमान से अफ्रीका का सफर किया था, तब से हर कोई यही जानना चाहता है कि जेफरी एप्स्टीन आखिर है कौन। इस प्रोफाइल में एप्स्टीन की तारीफ पर तारीफ की गई थी। कुछ पॉइंट्स पर गौर करिए। एप्स्टीन को प्राइवेसी पसंद है। वो दिखने में किसी हॉलीवुड एक्टर जैसा है। वो $15 बिलियन से ज्यादा का फंड मैनेज करता है, लेकिन उसके क्लाइंट्स कौन है इसके बारे में कोई नहीं जानता। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिल क्लिंटन और प्रोफेसरों से लेकर नोबेल विजेता वैज्ञानिकों तक उसको सब पसंद करते हैं। एप्स्टीन को मशहूर लोगों से दोस्ती करने का शौक है। उन्हें ट्रॉफी की तरह देखता है। एप्स्टीन कभी इंटरव्यू नहीं देता और ना उसकी तस्वीर किसी अखबार या मैगजीन में छपती है। इसी प्रोफाइल में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी मिलता है। वो कहते हैं, मैं जेफरी को 15 सालों से जानता हूँ। वो कमाल का आदमी है, उसके साथ हमेशा मजा आता है। मेरी ही तरह उसको भी खूबसूरत महिलाएं पसंद हैं, खासकर कम उम्र की खूबसूरत महिलाएं। 2002 में ट्रंप ने कहा था कि वो 15 सालों से एप्स्टीन को जानते हैं, यानी उनकी दोस्ती 1987 में शुरू हो चुकी थी। इस बीच क्लिंटन भी उसके संपर्क में आए थे। मतलब ये कि एप्स्टीन एक समय पर ट्रंप और क्लिंटन दोनों का कॉमन फ्रेंड था। ये फैक्ट याद रखिएगा, आगे इसका जिक्र मिलेगा। बहरहाल, न्यूयॉर्क मैगजीन की प्रोफाइल में कहीं भी एप्स्टीन के फाइनेंशियल फ्रॉड या यौन अपराधों का पता नहीं चलता। फिर 2003 में चर्चित मैगजीन वैनिटी फेयर में उसकी एक और प्रोफाइल छपी। इसका टाइटल था द टैलेंटेड मिस्टर एप्स्टीन। इसमें पहली बार एप्स्टीन के फाइनेंशियल फ्रॉड्स का कच्चा चिट्ठा खोला गया था। लेकिन हर फ्रॉड में एक कॉमन चीज थी, उसके दोस्त और पार्टनर तो फंस जाते थे, लेकिन एप्स्टीन आसानी से बच निकलता था। 2003 तक एप्स्टीन की सीक्रेट जिंदगी का दूसरा पहलू सामने आने लगा था, लेकिन अभी तक उसके दूसरे अपराध छिपे हुए थे। फिर 2005 का साल आया। फ्लोरिडा में एक महिला ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवाई। उसका आरोप था कि पाम बीच के एक बंगले में उसकी 14 साल की बेटी से पैसे देकर मसाज करवाया गया है और उसके साथ गलत हरकतें भी हुई हैं। पुलिस ने जांच की तो उनका माथा ठनक गया। उन्हें पता चला कि यह बंगला जेफरी एप्स्टीन का है। पुलिस की तलाशी में आपत्तिजनक पेंटिंग, CD और तस्वीरों का जखीरा मिला। फिर FBI भी जांच में शामिल हुई। पीड़ितों के लिए स्पेशल लाइन शुरू की गई। इसके बाद 30 से अधिक महिलाओं ने आरोप दर्ज कराया। उनके आरोपों में एक पैटर्न का पता चला। सभी पीड़िताएं यौन शोषण के समय नाबालिग थीं, कॉलेज जाने वाली लड़कियां। ये मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उन्हें एप्स्टीन के बारे में अपने कॉलेज में पता चलता था। किसी दोस्त के जरिए क्या पता चलता था? पाम बीच पर एक बंगला है, वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता है। वो मसाज के लिए $200 देता है। मसाज वाले कमरे में जेफरी सिर्फ तौलिया लपेट कर लेटा होता था। जब मसाज खत्म हो जाता तब वो गलत तरीके से इधर उधर छूने लगता था। लड़कियों के पास वहां से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं होता था। उन्हें चुपचाप सब सहना पड़ता था। जब लड़कियां वापस लौटने लगती तब वो उन्हें पैसे देता था, साथ में ऑफर भी, एक और लड़की को लेकर आओ तो कमीशन मिलेगा। कच्ची उम्र, पैसों का लालच और एप्स्टीन का रसूख, लड़कियों के लिए इससे पार पाना नामुमकिन था। एप्स्टीन ने इसका पूरा फायदा उठाया। वो उन्हें अपने अमीर दोस्तों के पास भेजने लगा और उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा। पुलिस और FBI की जांच के बाद केस शुरू हुआ। एप्स्टीन ने अपनी तरफ से बड़े वकीलों को उतारा। सरकारी वकील उनके साथ मिल गए। उन्होंने पीड़िताओं को बताए बिना डील कर ली। बदले में एप्स्टीन से फेडरल चार्जेस हटा लिए गए। स्टेट लॉ के तहत उसने 2 आरोपों में दोष स्वीकार कर लिया। उसको 18 महीनों की सजा हुई और सरकारी रिकॉर्ड में उसको सेक्स ऑफेंडर घोषित किया गया। लेकिन महज 13 महीने बाद एप्स्टीन पूरी तरह आजाद हो चुका था। इतना सब होने के बाद भी एप्स्टीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। एलीट
पार्टी में उसका आना जाना लगा रहा। ऐसा लग रहा था कि एप्स्टीन को कभी उसके किए की सजा नहीं मिल पाएगी, लेकिन अभी कहानी बाकी थी। 2017 में सोशल मीडिया पर मी टू कैंपेन जोर पकड़ रहा था। दुनिया भर में महिलाएं अपने साथ हुई यौन शोषण की कहानियां साझा कर रही थी। वे ताकतवर लोगों का नाम लेकर आरोप लगा रही थी। इन कहानियों को आम जनता का समर्थन भी मिल रहा था। इसी दौर में मियामी हेराल्ड नाम के एक अखबार ने एप्स्टीन केस की पड़ताल शुरू की। उसकी रिपोर्ट नवंबर 2018 में पब्लिश हुई। इसने अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया। इसमें दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार में मंत्री अलेक्जेंडर अकोस्टा ने 2008 में एप्स्टीन को बचाने के लिए एक अवैध डील कराई थी। अकोस्टा तब फ्लोरिडा के सबसे बड़े सरकारी वकील हुआ करते थे। उन्हें पीड़ित महिलाओं का पक्ष रखना था, लेकिन वो एप्स्टीन के आगे बिछ गए थे। उनकी डील के बाद ही FBI ने एप्स्टीन केस की जांच बंद कर दी थी। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, उन्होंने अकोस्टा को लेबर मिनिस्टर बना दिया। एप्स्टीन की गिरफ्तारी के बाद अकोस्टा को इस्तीफा देना पड़ा था। मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट में दर्ज था कि एप्स्टीन ने 2001 से 2006 के बीच कम से कम 80 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया। 2018 में पहली बार जेफरी एप्स्टीन के यौन अपराधों पर मेन स्ट्रीम में चर्चा शुरू हुई। तब उसकी 27 महिलाएं खुलकर आगे आईं। इससे सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण और तस्करी का चार्ज लगा था। उसने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। एप्स्टीन के केस का ट्रायल 2020 में शुरू होने वाला था, लेकिन 10 अगस्त 2019 को जेल में ही उसकी मौत हो गई। अफसरों ने कहा कि उसने खुद अपनी जान ली है। इसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलने लगी। जिस सेल में एप्स्टीन को रखा गया था, उसकी 24 घंटे निगरानी होती थी, लेकिन मौत वाले दिन सारे कैमरे खराब थे और गार्ड सो रहे थे। एक थ्योरी यह भी थी कि एप्स्टीन का खेल खत्म हो चुका था। उसके पास कई नामी गिरामी लोगों से जुड़े सबूत थे। वो कईयों की पद प्रतिष्ठा धूमिल कर सकता था, इसलिए उसे जेल में ही मरवा दिया गया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ त्रिपाठी को विदा दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ पेज।